Hello dear students. So today we are going to discuss a topic motion under gravity. जैसा कि बेटा नेम से क्लियर हो रहा है, मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब भी हम लोग बेटा किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से किसी हाइट पर ले जाकर के अगर रिलीज करें, तो अर्थ जो होती है उस बॉडी पे ग्रेविटेशनल पुल का फोर्स अप्लाई करती है, जिसकी वजह से वो बॉडी फ्रीली फॉल करती हुई सरफेस पे जाकर के स्ट्राइक करती है। ठीक है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ ने उस बॉडी पे लगाया, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से किसी भी बॉडी का मोशन किस तरह से होता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए सिचुएशन में आपको एक टैप नजर आ रहा है और उस टैप से वाटर की जो ड्रॉप्स हैं वो फॉल कर रही हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ पे बेटा कुछ पॉइंट्स नोटिस करने वाले हैं, वो क्या क्या हैं देखें आप। जब ये ड्रॉप टैप को रिलीज करती हैं, तो रिलीज करते टाइम इनकी जो इनिशियल स्पीड होती है बेटा, वो इनिशियल स्पीड कितनी दी जाती है? 0। ठीक है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो ड्रॉप है वो टैप से जस्ट रिलीज हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स एक्सेप्ट द ग्रेविटी आर नेग्लेक्टेड। हम लोग ये मान के चलते हैं कि इन ड्रॉप्स पे इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि ग्रेविटी अप्लाई हो रहा है। इसके अलावा जितने भी एक्सटर्नल फोर्स हैं जस्ट लाइक एयर रेजिस्टेंस, ये सभी हम लोग क्या करते हैं बेटा? नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एज इन बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी अप्लाई हो रहा है, तो ग्रेविटी की वजह से इनके मोशन में जो एक्सेलरेशन आएगा, उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं बेटा? स्मॉल जी से। तो यहां पे ये बात क्लियर हो गई कि अगर इन ड्रॉप्स पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी अप्लाई हो रहा है, तो इनके मोशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो स्मॉल जी के यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा। और इस सिचुएशन को जब बॉडी का मोशन सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हो, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब ऐसी कंडीशन जहां पे मोशन करती हुई बॉडी का एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है बेटा? स्मॉल जी के इक्वल। ठीक है, चलिए अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर जी की बात आई है, तो जी की वैल्यू के लिए भी कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। देखें आप समझें, जी की जो वैल्यू होती है वो वर्टिकली हाइट से यानी कि सरफेस से ऊपर जाते हैं, तो जी की वैल्यू क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। जी की वैल्यू में वेरिएशन आता है। हम लोग जानते हैं कि जी की वैल्यू अर्थ सरफेस पे जो होती है वो कितनी होती है बेटा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पर एक चीज का यहां पे ध्यान रखना है कि जिस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हम लोग जो हाइट लेंगे सरफेस से, वो हाइट बहुत शॉर्ट होती है। तो शॉर्ट हाइट के लिए हम लोग जी की वैल्यू को यूनिफॉर्म मानते हुए चलते हैं। यही बात इस पॉइंट में लिखा हुआ है। और जी की वो वैल्यू जो कि हम लोग यूनिफॉर्म लेते हैं वो कितनी होती है बेटा? जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर इजियर कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कंसिडर करते हैं। पर कब कंसिडर करेंगे? क्या पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो हाइट ली जाएगी अर्थ सरफेस से वो बहुत शॉर्ट होगी। कितनी शॉर्ट? अर्थ की जो रेडियस होती है उसके कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबल। चलिए उस सिचुएशन को भी एक एग्जांपल से समझते हैं। देखें आप, जैसा कि हमारी जो अर्थ सरफेस है इसकी रेडियस होती है 6400 किलोमीटर। अब इस अर्थ सरफेस पे एक ट्री है। क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो ट्री की जो हाइट है वो अर्थ सरफेस के कंपैरिजन में बहुत कम होगी। ट्री की जो हाइट है यहां से लेकर के सरफेस तक, ये जो ट्री की हाइट है, हम लोग जानते हैं कि प्रैक्टिकली ट्री की हाइट कितनी हो सकती है? 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, यही। ठीक है, तो ट्री की जो हाइट है रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बेटा बहुत नेग्लिजिबल होगी। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ जो होती है कितनी होती है बेटा? इज 6400 किलोमीटर्स। ठीक है, अब आप क्लियरली समझ सकते हैं कि ये जो हाइट है रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में एज नेग्लिजिबल है। दैट मींस अर्थ की सरफेस पे जो जी की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस स्मॉल हाइट के लिए भी हम लोग जी की वैल्यू को उतना ही लेंगे। मतलब इस शॉर्ट हाइट के लिए हम लोग मान के चलेंगे कि जो जी की वैल्यू है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स किस तरह से बनती हैं, क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं वो देखें आप।
जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि जब एप्पल ट्री से फॉल करता हुआ सरफेस पे आकर के स्ट्राइक करता है तो क्या क्या चीजें हम लोगों से पूछी जाती है। सपोज करें आपको उस ट्री की हाइट दे दी जाए और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जब एप्पल फॉल किया तो उसको फॉल करने का टाइम कितना लगा, यहां से यहां तक आने में इस एप्पल ने कितना टाइम लिया, टाइम टेकन बाय एप्पल टू रीच द ग्राउंड, टाइम पूछा जाएगा। और क्या पूछा जा सकता है, एप्पल जब ग्राउंड पर आकर के स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक करते टाइम उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो आपसे पूछा जाएगा कि एप्पल की स्ट्राइकिंग वेलोसिटी बताओ, यानी कि वेलोसिटी बताओ जब वो ग्राउंड पर आकर के स्ट्राइक करे। अच्छा, चीजें रिवर्स भी पूछी जा सकती है। हो सकता है आपको एप्पल के फॉल होने का टाइम गिवन हो और आपसे पूछा हो कि बताइए एप्पल की ये ट्री की जो हाइट है, ये ट्री की हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखना सुनना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो जी है शॉर्ट हाइट के लिए यूनिफॉर्म लिया जाना है, जी की वैल्यू को हम लोग क्या लेंगे बेटा, कांस्टेंट। अब जब जी जो कि एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट है, हम लोग जानते हैं कि जब किसी मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है देन वी कैन यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करते हैं और सारी प्रॉब्लम्स उन्हीं इक्वेशन से बहुत आसानी से सॉल्व कर ली जाएगी। चलिए, तो अब देखें जी कांस्टेंट है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी अप्लाई। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन इस तरह के प्रॉब्लम्स में किस तरह से अप्लाई होगी, चलिए उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए देखें, सिचुएशन देखें कि एग्जाम्पल में एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब इस बिल्डिंग के टॉप से किसी बॉल को बेटा रिलीज किया जा रहा है, तो जब भी क्वेश्चन की लैंग्वेज में आए कि अ बॉल इज रिलीज या अ बॉल इज ड्रॉप्ड, तो इसका मतलब क्या होगा कि इनिशियल स्पीड तो आपको क्या लेनी है बेटा, 0। अब जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इस बॉल को जब ड्रॉप किया जाएगा तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी क्या ये बॉल फॉल करती हुई सरफेस पे जाकर स्ट्राइक करेगी, नहीं करेगी, तो ये बॉल बिकॉज ऑफ ग्रेविटी सरफेस पे जाकर के स्ट्राइक कर रही है। ठीक है बेटा, चलिए अब सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करने के लिए जब इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई की जाएंगी तो उससे भी पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा साइन कन्वेंशन। क्यों हम लोग साइन कन्वेंशन यहां पे स्टडी करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन में जिन भी वेक्टर क्वांटिटीज का यूज किया जाएगा उन वेक्टर क्वांटिटी का साइन कंसीडर किया जाएगा कि भाई वो वेक्टर क्वांटिटीज पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है। तो चलिए पहले साइन कन्वेंशन को समझते हैं। साइन कन्वेंशन में क्या होता है बेटा, हम लोग डायरेक्शंस को साइन असाइन करते हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव साइन असाइन किया है बेटा, और अपवर्ड डायरेक्शन को कैसा साइन असाइन किया है, नेगेटिव साइन असाइन किया है। इसका मतलब क्या हुआ, वो सभी वेक्टर क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी उनका साइन पॉजिटिव लिया जाएगा, और वो सभी वेक्टर क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी उनका साइन नेगेटिव लिया जाएगा। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज से हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं और उनके साइन कन्वेंशन को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। एक्सेलरेशन किसके इक्वल ले रहे हैं हम लोग, जी के इक्वल। ध्यान से सुनना, एक्सेलरेशन जो है बॉडी का वो जी के इक्वल क्यों लिया गया, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा बाकी के सारे फोर्स को हम लोगों ने अभी नेग्लेक्ट किया है। तो एक्सेलरेशन जी के इक्वल है और जी का साइन आप देख सकते हो पॉजिटिव लिया गया। क्यों पॉजिटिव लिया गया, हम लोग जानते हैं कि जब बॉल को बेटा ड्रॉप करेंगे तो अर्थ ग्रेविटी की वजह से बॉल को नीचे की ओर पुल करेगी, बॉल पे नीचे की ओर फोर्स लगेगा। तो एज ग्रेविटेशन फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आने वाले एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड ही होगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं जी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो उसका साइन कैसा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो जी का साइन तो आ गया बेटा पॉजिटिव। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी किसी टाइम टी पे। जब इस बॉल को ड्रॉप किया जाएगा तो किसी भी टाइम टी पे बॉल की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, मतलब उसकी वेलोसिटी भी किस तरह से होगी बेटा, डाउनवर्ड। तो किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी का साइन भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्यों आया आप समझ सकते हैं कि बॉल जब फॉल करी और बॉल अगर ग्राउंड पे स्ट्राइक करती तो उस टाइम पे वेलोसिटी भी एज नीचे की ओर पॉइंटेड है, आप देख सकते हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड्स है, इसलिए वेलोसिटी का साइन भी हम लोग कैसा लेंगे, पॉजिटिव। तो जी का साइन पॉजिटिव आ गया, वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव आ गया, ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज हो सकती है, नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या कि जब इस बॉल को रूफ से ड्रॉप किया गया
बॉल किसी टाइम टी पर किसी न किसी पोजीशन पे होगी, या मान लीजिए कि वो ग्राउंड पर आकर के हिट कर गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट पोजीशन से फाइनल पोजीशन को मिलाने वाली लाइन जिसकी डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल पोजीशन की ओर होती है। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, बॉल अगर ग्राउंड पर आकर के हिट करती है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी किधर होगी बेटा? डाउनवर्ड्स। और उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यहां पे किससे डिनोट कर रहे हैं? एच। ठीक है, एच मतलब वर्टिकली हाइट। तो देख सकते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट भी बेटा वर्टिकल डाउनवर्ड्स है, तो इसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, तो इसका साइन भी कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव। तो तीनों वेक्टर क्वांटिटी जिनके साथ हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन में डील करेंगे, तीनों के साइन कैसे आएंगे बेटा? पॉजिटिव। तो साइन कन्वेंशन हम लोगों ने समझ लिया। नाउ वी कैन राइट द इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा? v इज इक्वल्स टू जी टी। कहां से ये इक्वेशन आई देखें आप। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है बेटा v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। जानते हैं सभी लोग। अब आप देखें, यह है u मतलब इनिशियल स्पीड। हम लोग जो केस स्टडी कर रहे हैं उसमें बॉल को रिलीज किया जा रहा है, तो इनिशियल स्पीड तो कितनी लेनी है बेटा? 0। तो u की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। एक्सेलरेशन जो है एज फ्री फॉल वाला केस है, तो एक्सेलरेशन भी किसके इक्वल है? g के इक्वल। तो a की जगह हम लोग क्या वैल्यू पुट कर देंगे? g। तो ये इक्वेशन फाइनली क्या बन जाएगी? v इज इक्वल्स टू जी टी। तो ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है यहाँ पे? h इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। कहां से आया बेटा? ये देखें आप, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग जानते हैं s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब आप देखें, यहां पे जो s होता है ना बेटा, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। और इस तरह की प्रॉब्लम्स में जो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली वो वर्टिकल हाइट है, तो s की जगह तो हम लोगों ने क्या लिख दिया? डिस्प्लेसमेंट h। इनिशियल स्पीड इज अगेन 0, तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। a की वैल्यू g के इक्वल है, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा? h इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, नाउ बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन होती है बेटा यहां पे v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। कहां से आई इक्वेशन? अगेन थर्ड इक्वेशन हम लोग जानते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है बेटा, नाउ समझें, ये जो v होती है ये होती है फाइनल वेलोसिटी या किसी टाइम पे वेलोसिटी। ये हो गई इनिशियल स्पीड जो कि अगेन 0 है। ठीक है, तो ये टर्म तो 0 हो गई। a की वैल्यू होगी g के इक्वल, और डिस्प्लेसमेंट s की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे? h। तो ये इक्वेशन फाइनली क्या लिखी जाएगी? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। तो यही थर्ड इक्वेशन है, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग तीन इक्वेशंस हम लोगों ने यहां पे लिख दी। अब इन तीनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग जिस भी तरह की प्रॉब्लम होगी वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए ये जो इक्वेशंस हम लोगों ने यहाँ पे लिखी, इन्हीं इक्वेशन से कुछ एक फॉर्मूलाज हैं, डायरेक्ट फॉर्मूलाज, जो कि आप लर्न रख सकते हो सो दैट प्रॉब्लम्स हम लोग मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। इन्हीं के रिजल्ट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखें, टाइम टेकन टू रीच द बॉटम। आपसे बोला जाए कि बॉल को बॉटम तक आने में कितना टाइम लगा, तो टाइम के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया जा सकता है बेटा? टाइम t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। अब आप बोलेंगे कि सर ये फॉर्मूला कहां से आया? तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोगों ने लिखा था बेटा, h इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला टाइम टेकन का है, ये फॉर्मूला यहीं से आता है। देख सकते हैं आप लोग, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2h से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, g डिवाइड में आ जाएगा, और स्क्वायर से यहाँ पे क्या लग जाएगा? रूट। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा अल्टीमेटली? रूट 2h बाई जी। सेकेंड इक्वेशन से ये फॉर्मूला या रिजल्ट हम लोग डायरेक्ट लर्न रख सकते हैं। ठीक है, एक और रिजल्ट क्या लर्न रखेंगे? मैक्सिमम स्पीड का। हम लोग जानते हैं कि जब बॉल को ड्रॉप करेंगे तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और मैक्सिमम कब होगी? जब वो बॉल ग्राउंड पर आकर के हिट करे। आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम स्पीड बताओ, तो मैक्सिमम स्पीड के लिए भी एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है बेटा? v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh, जहां पे h क्या हो गया? इस बिल्डिंग की टोटल हाइट। टोटल हाइट आप रख देंगे तो ग्राउंड पे पहुंचते टाइम उसकी स्पीड जो कि मैक्सिमम है कितनी होगी ये फाइंड कर ली जाएगी। अब ये रिजल्ट भी कहां से आया? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो कि हम लोगों ने लिखा था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। तो आप देख सकते हैं स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला आज हमारे पास आ जाएगा v इक्वल्स टू रूट 2gh। तो रिजल्ट जो है हम लोग डायरेक्ट लर्न रखेंगे सो दैट प्रॉब्लम्स मिनिमम टाइम में सॉल्व की जाएं। चलिए
फॉर्मुलाज हम लोगों ने देख लिया, इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। चलिए देखें, फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 80 मीटर, इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन फाइंड आउट वेलोसिटी व्हेन बॉडी रीचेस ऑन ग्राउंड, एंड सेकंड पार्ट इज टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच द ग्राउंड। सिचुएशन क्या है उसको एक डायग्राम से समझते हैं। देखो आप, एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी मेंशन है क्वेश्चन में, 80 मीटर, ठीक है। अब एक बॉल को रिलीज किया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी व्हेन बॉडी रीचेस ऑन द ग्राउंड, यानी कि इस बॉल को जब 80 मीटर हाइट से रिलीज कर रहे हैं, तो जब ये बॉल ग्राउंड पर आकर के हिट करेगी, उस टाइम पे इस बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी, फर्स्ट पार्ट में हमसे ये पूछा जा रहा है। चलिए अब आप देखें कैसे सॉल्व करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, तो एक्सेलरेशन जो है वो जी के इक्वल है, जो कि यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी अप्लाई। तो क्या करें, फाइनल स्पीड फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, और एक्सेलरेशन जी हम लोग जानते हैं 9.8 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, डेटा देख के समझे आप। v निकालना है, h गिवन है, g हम लोग जानते हैं, तो क्या हम लोग थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं बेटा। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, फाइनल स्पीड निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन लिख देंगे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, ठीक है, या फिर v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh, जो रिजल्ट हम लोगों ने डायरेक्ट लर्न किया था। सारी वैल्यूज जो भी हमको गिवन है पुट कर देंगे बेटा। तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 10, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में मेंशन भी है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो हम लोगों ने यहाँ पे बेटा पुट कर दिया। हाइट जो हमको क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी गिवन है बेटा, 80 मीटर्स की, तो 80 भी यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। अब सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1600, और 1600 का जब हम लोग फाइनली रूट लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो बॉल जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी, उस बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी बेटा, यहाँ पर 40 मीटर पर सेकेंड। इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके हम लोगों ने फाइंड कर लिया। सेकंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच द ग्राउंड, यानी कि बॉडी को जब यहाँ से रिलीज किया गया तो उसने कितना टाइम लिया इस 80 मीटर फॉल होने में। अब टाइम हमसे पूछा जा रहा है, तो सेकंड रिजल्ट जो एक और हम लोगों ने लर्न किया था, क्या था, टाइम का जो फॉर्मूला होगा इज इक्वल्स टू रूट 2h/g। ये टाइम का फॉर्मूला भी कहां से आया था बेटा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। तो हाइट हमको गिवन है, जी हम लोग जानते हैं, अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आंसर आ जाएगा। तो 2h मतलब 80 मीटर, g की वैल्यू 10, तो देख सकते हैं आप, 0 से एक 0 कैंसिल हो गया। 2 इंटू 8 मतलब कितना हो गया, अंडर रूट 16। अंडर रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 4। तो जो टाइम हमारे पास फाइनली आ गया वो कितना आ गया, 4 सेकेंड, यानी कि वो बॉल ग्राउंड तक पहुंचने में जो टाइम लेगी वो कितना लेगी बेटा, 4 सेकेंड। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखें आप, अब ये एक इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है, क्या सिचुएशन है देखें आप लोग। 2 बॉल्स, ठीक है, A एंड B आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट। 2 बॉल्स हैं, A और B, सेम हाइट से दोनों बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। लैंग्वेज में आगे क्या बोला जा रहा है, बॉल B इज ड्रॉप्ड आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ बॉल A, मतलब A बॉल को ड्रॉप कर दिया हम लोगों ने पहले, A बॉल को ड्रॉप हुए 1 सेकेंड हो चुका है, 1 सेकेंड के बाद फिर B बॉल को ड्रॉप किया जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड सेपरेशन बिटवीन बोथ बॉल्स आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ रिलीजिंग बॉल B, यानी कि जो बाद वाली बॉल है उस बॉल के भी 1 सेकेंड के बाद, यानी कि बॉल B भी जब 1 सेकेंड तक फॉल हो चुकी होगी तो क्या A वाली बॉल और नीचे जा चुकी होगी, ठीक है। तो B बॉल के 1 सेकेंड बाद A और B के बीच में कितना सेपरेशन है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे और सिचुएशन एक डायग्राम से समझते हैं, उससे हम लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए तो देखें आप एक सिचुएशन, इस सिचुएशन में हम लोग क्या समझ रहे हैं, देखें आप, एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये मैन है जो कि A और B बॉल को रिलीज करेगा, ठीक है। इनिशियल जो टाइम है वो टाइम कितना है बेटा, अभी t इक्वल्स टू 0, ठीक है। बॉल A जब ड्रॉप की जाएगी तो 1 सेकेंड बाद
बॉल ए आ गई यहां पर, ठीक है, 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड हो चुका है, बॉल ए यहां पे आ गई, उसी 1 सेकंड बाद बॉल बी को मैन अब रिलीज करने वाला है, ठीक है बेटा। अब आप देखें, हमसे पूछा जा रहा है कि जब बी बॉल को भी रिलीज करे हुए 1 सेकंड हो जाए तो उस सिचुएशन में किस तरह से क्या बनेगा डायग्राम देखें आप। जब नेक्स्ट 1 सेकंड की बात करें यानी कि 1 से लेकर 2 तक, तो बी बॉल तो आ जाएगी ए की पोजीशन पे और ए वाली बॉल क्या और नीचे चली जाएगी, तो ए और बी बॉल हो गई ये वाली। अब क्वेश्चंस में हमसे पूछा जा रहा है कि जब बी बॉल को फॉल हुए 1 सेकंड हो चुका है, उस टाइम पे ए और बी बॉल के बीच का ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन बेटा हमको फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करें देखें आप समझें। अगर मैं ए बॉल का जहां से वो रिलीज की जा रही है वहां से अगर ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लूं तो किस तरह से लिख सकता हूं, यहां से ए बॉल का डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा ये, ठीक है, इसको डिनोट किया मैंने डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। ऐसे ही बी बॉल का डिस्प्लेसमेंट इनिशियली यहां से ड्रॉप की जा रही है, अगर मैं बी बॉल का भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लूं जिसे मैंने डिनोट किया है एच बी से, तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं ए और बी के बॉल का ये जो सेपरेशन है, इन दोनों डिस्प्लेसमेंट को सब्ट्रैक्ट करके निकाला जा सकता है। दोनों के बीच का ये सेपरेशन अगर मैं डेल्टा एच से डिनोट करूं तो डेल्टा एच कैसे फाइंड किया जा सकता है बेटा, इस एच ए में से एच बी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो दोनों बॉल के बीच का सेपरेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करके फाइंड तो कर लेंगे, पर एच ए और एच बी अब ये कैसे फाइंड करें, तो देखें आप समझें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बॉल ए के लिए, फॉर बॉल ए। चलिए ए वाली बॉल को देखें और ये बताएं कि ए वाली बॉल जब ड्रॉप की गई थी तो स्टार्टिंग में टाइम क्या 0 था, ठीक है। अब ए वाली बॉल को इस सिचुएशन में तक आने में कितना टाइम लग गया, 0 से लेकर 2 सेकेंड, यानी कि ए वाली बॉल का जो मोशन हुआ वो कितने टाइम तक हुआ बेटा, 2 सेकेंड्स तक। अब ए वाली बॉल अगर 2 सेकेंड्स तक फॉल हुई तो उसका ये डिस्प्लेसमेंट एच ए क्या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड किया जा सकता है बेटा, तो हम लोग एच ए फाइंड करने के लिए सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, एच ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये एच ए कैसे निकल जाएगा, अब आप देखें, हाफ जी की वैल्यू 10 और कितना टाइम तक वो फॉल करी, 2 सेकेंड तक, तो टाइम की वैल्यू यहां पे 2 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 20 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल ए कितना आ गया बेटा, 20 मीटर्स। ध्यान से सुनना, इनिशियल स्पीड है 0 ली जा रही है, क्यों, क्योंकि बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। तो जिस तरह से एच ए फाइंड किया उसी तरह से क्या एच बी भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं बॉल बी के लिए। चलिए अब बॉल बी के लिए पहले तो ये देखें कि बॉल बी कितने टाइम तक फॉल करती है। बॉल बी जब हम लोगों ने रिलीज करी तो उस टाइम पे टाइम था t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो देखिए 1 से लेके 2 तक आने में, यानी कि यहां से यहां तक इतने ड्यूरेशन के लिए बॉल बी ने फॉल किया है। तो ये जो ड्यूरेशन हुआ 1 से लेके 2 तक, क्या ये ड्यूरेशन अगेन 1 सेकेंड का हुआ या नहीं हुआ। इसका मतलब बॉल बी कितने टाइम तक फॉल करती है बेटा, 1 सेकेंड तक। तो बॉल बी के लिए जो टाइम ऑफ फॉल आ गया वो कितना आ गया, 1 सेकेंड, ठीक है बेटा। तो सिमिलरली बॉल बी का डिस्प्लेसमेंट अब कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, वही सेकेंड इक्वेशन लगा देंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। हाफ जी की वैल्यू 10 और बॉल बी के लिए टाइम है एज 1 सेकेंड, तो 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया 5 मीटर का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एच ए और एच बी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो दोनों बॉल के बीच का सेपरेशन जो कि डेल्टा एच से डिनोट किया जा रहा है कैन बी कैलकुलेट विद एच ए माइनस एच बी। तो एच ए और एच बी की वैल्यू जो हम लोगों ने फाइंड की वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि 20 माइनस 5। तो फाइनल जो आंसर हो जाएगा डेल्टा एच का वो कितना आ गया बेटा, 15 मीटर। मतलब दोनों बॉल के बीच का जो सेपरेशन होगा वो कितना होगा, 15 मीटर। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स को सिर्फ डायग्राम से एक बार एनालिसिस करने की जरूरत है, उसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना है और आंसर फाइंड करना है।